हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बही खाता वित्तीय लेखांकन के बारे में बात करेंगे। कल मैंने आपको इसके बारे में कुछ बताया था। स्मृति शब्दावली में बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपके लिए शेयर किए थे ना। आज वही चीज़ वापस देखते हैं। अध्याय 1 आपके पास में है। लेखांकन का परिचय कि लेखांकन का क्या परिचय होता है। लेखांकन का परिचय, लेखांकन का परिचय, ये चैप्टर का नाम है आपके। लेखांकन के क्या परिचय रहता है। कल मैंने आपको व्यापारिक बट्टा, देखिए आपके फर्स्ट पेज पर है, अध्याय 1 है लेखांकन का परिचय। फर्स्ट पेज पर मैंने कल आपको व्यापारिक बट्टे तक पढ़ाया था ना। आज अपन बात करते हैं नगद बट्टे की। किसकी बात करते हैं? नगद बट्टा। कल व्यापारिक बट्टा था, नगद बट्टा। व्यापारिक बट्टे में मैंने कल आपको बताया था कि व्यापारिक बट्टे को मैंने एक आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि मान लीजिए किसी भी आइटम में मद में अंकित मूल्य जो रहता है, अगर व्यापारिक बट्टे में आपको 10% उसका डिस्काउंट दिया जाए, बट्टा दिए। बट्टा मीन्स क्या होता है? डिस्काउंट, छूट, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्काउंट बोलते हैं और छूट भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो नगद बट्टा, आज अपन बात कर रहे हैं नगद बट्टे की। नगद बट्टे में क्या होता है, आपके पास पॉइंट दिया हुआ है नगद बट्टे का, है ना। नगद बट्टा निश्चित तिथि के पूर्व भुगतान करने की दशा में ग्राहक को दी जाने वाली छूट या रियायत। नगद बट्टे में क्या होता है? एक निश्चित तिथि में, एक निश्चित तिथि के पूर्व छूट या रियायत दी जाने वाला, उसको बोलते हैं नगद बट्टा। एक निश्चित तिथि क्या, मान लीजिए आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी है, ठीक है। 1 जनवरी को और उसकी निश्चित तिथि के पूर्व 1 जनवरी से मान लीजिए आप 31 मार्च, मान लो 31 मार्च, आपने 1 जनवरी को किराना दुकान से सामान खरीदा। किराना दुकान से क्या खरीदा है? सामान खरीदा हुआ, 1 जनवरी को खरीदा हुआ है। या मान लीजिए आपने कपड़े खरीदे, उसके पास में ऑफर चल रहा है, आपने कपड़े खरीदे, आप उसका ऑफर है 31 मार्च तक का। 1 जनवरी को आपने कपड़े खरीदे हुए हैं और उसका ऑफर है 31 मार्च का। 31 मार्च के पहले मान लीजिए आपने 25 मार्च को पेमेंट कर दिया, एक निश्चित तिथि के पूर्व आपने उसको पेमेंट कर दिया, तो आपको उसमें वो नगद छूट देगी। मान लीजिए आपके पास में 2500 रुपये के आपके कपड़े थे, ठीक है, और 31 मार्च तक का ऑफर है और आपने 25 मार्च के पहले, उस ऑफर के पहले आपने कपड़े खरीदे हुए हैं, ठीक है। 2500 रुपये के कपड़े आपने खरीदे, तो उस पर क्या करेगा कि आप मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 20% आपके लिए डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट है आपके पास में? 20% डिस्काउंट है। 20% डिस्काउंट देगा। आपने 2500 रुपये दुकानदार को दिए, उसके बदले वो आपको 20% डिस्काउंट देगा। 20% डिस्काउंट आपका होता है 500 रुपये। कितना होता है? 500 रुपये। तो आपको कितने पैसे देना पड़ेंगे उसको? 2000 रुपये। इसको बोलते हैं नगद बट्टा। एक निश्चित तिथि के पूर्व, अगर मान लीजिए उसके पास ऑफर 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में है, उस बीच में आपने कपड़े खरीदे, जो भी खरीदा हुआ है, ठीक है, उसके पूर्व आपने अगर खरीद लिया तो आपको डिस्काउंट देगा। जो भी उसके बाद डिस्काउंट होगा 10%, 20, 30, 40, जो भी डिस्काउंट होगा वो आपको देगा, ठीक। जैसे मैंने 20 का आपको उदाहरण दिया कि 500 रुपये बनते हैं, तो आपको 2000 रुपये ही लगेंगे। ये हुआ नगद बट्टा। इस तरीके से नगद बट्टा, आपने 2500 दिए, 500 रुपये आपको रिटर्न करेगा, वापस करेगा, इसको बोलते हैं नगद बट्टा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका उत्मर्ण या लेनदार। इसके देखिए, उत्मर्ण या लेनदार, देखिए अकाउंट में 2 चीज़ें हमेशा आती है, 2 बातें हमेशा की जाती है। एक लेनदार होता है और एक देनदार होता है।
जैसे इंग्लिश में क्रेडिटर बोलते हैं, उसको डेप्टर्स बोलते हैं, है ना। लेनदार की अगर बात करेंगे तो आपके पास में है धनराशि उधार देने वाले व्यक्ति या माल उधार देने वाला व्यक्ति। उत्तोलन या लेनदार, ये पूरी अकाउंट में, पूरे कॉमर्स में हमेशा ये वर्ड आपके लिए, ये शब्द हमेशा आपके पास में आएंगे और आते रहेंगे कि लेनदार कौन होता है और देनदार कौन होता है। इसका लेनदार नाम है और इसको उत्तोलन भी बोलते हैं। इसके दो नाम हैं, लेनदार या उत्तोलन, ठीक है। सबसे ज़्यादा लेनदार शब्द यूज होता है ना। उत्तोलन इसका नाम उत्तोलन भी है या लेनदार भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज अगर होगा तो लेनदार होता है। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर लेनदार के स्थान पर उत्तोलन शब्द अगर आता है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसको ही लेनदार बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लेनदार क्या करता है, आपके पास पॉइंट भी दे रखा है और स्पष्ट कहा गया है कि धन राशि उधार देने वाला व्यक्ति या माल उधार देने वाला व्यक्ति, ये लेनदार कहलाता है। आपने किसी व्यक्ति को धन रुपए उधार दिए हैं या कोई माल उधार दिया हुआ है तो आप क्या कहलाएंगे, लेनदार कहलाएंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। आपने किसी को, आप मान लीजिए आपके पास दुकान है, आपने किसी को माल उधार दिया, ठीक है, माल उधार दिया या नगद पैसे आपने उसको उधार दिए तो आप क्या कहलाएंगे, लेनदार कहलाएंगे। इसके जस्ट नीचे दे रखा है अधमर्ण या देनदार, ये तो उत्तोलन या लेनदार हुआ। इसके जस्ट नीचे आपको पॉइंट दे रखा है अधमर्ण या लेनदार। सेकंड पॉइंट आपका है अधमर्ण या देनदार। अभी अपन ने लेनदार की बात की, ये देनदार। लेनदार क्या करता है, धन उधार देता है या माल उधार देता है, उसे क्या कहते हैं आप, लेनदार कहते हैं। अधमर्ण या देनदार का मतलब क्या होता है, ठीक है, आपको स्पष्ट कहा गया आपके उसमें, है ना। पॉइंट अगर आपके पास अकाउंट है तो आप देखना, कर्जदार या उधार राशि या उधार माल लेने वाला व्यक्ति, इसका ठीक विपरीत आता है, उल्टा आता है। लेनदार क्या करता है, माल उधार देता है ना, या नगद पैसा उधार देता है, वो लेनदार कहलाता है। इसका ठीक विपरीत आता है कि जो व्यक्ति उधार लेने वाला हो, माल उधार लेने वाला या नगद पैसे उधार लेने वाला व्यक्ति हो, उसे आप देनदार कहते हो। स्पष्ट कहा गया है। कर्जदार, जैसे सीधी सी बात है, आप कर्जदार बोल सकते हो। कर्जदार या उधार राशि या उधार माल लेने वाला व्यक्ति, ये क्या कहलाता है, देनदार कहलाता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। आपको अगर किसी ने पूछा कि लेनदार क्या होता है, तो लेनदार सीधी सी बात है, आपको लेनदार क्या शो करना है, जो व्यक्ति उधार पैसे, है ना, या माल उधार देता है उसे लेनदार कहते हैं। और जो व्यक्ति कर्जदार है, जो उधार पैसे या उधार माल खरीदता है, उधार माल लेता है, उसे देनदार कहते हैं। जो कर्जदार है, जो उधार लेता है, ठीक है, ये देता है, सीधी सी बात है। इस लेनदार का मतलब होता है देता है। क्या देता है, या तो नगद पैसे देता है, नगद रुपए या रोकड़, ठीक है, या माल, और ये देता है और ये लेता है, सीधी सी बात है, लेता है। तो जो लेनदार रहता है वो नगद रुपये नगद माल देता है, और ये देनदार हमेशा कर्जदार रहता है, इसको आपको पैसे वापस लौटाना रहते हैं। इसे लेनदार बोलते हैं, इसे देनदार बोलते हैं। हमेशा ये बातें आपके पूरे अकाउंट में आती रहेगी कि लेनदार किसे बोलते हैं और देनदार किसे बोलते हैं, आपको ये याद रखना है। आगे बात करेंगे अपन डूबत ऋण। डूबत ऋण, जिसे बैड डेट्स बोलते हैं, बैड डेट्स, बैड डेट्स, इंग्लिश में इसको बैड डेट्स बोलते हैं। डूबत ऋण क्या होता है, डूबत ऋण पॉइंट आपके पास में है, देनदार से न वसूल हो सकी रकम। जैसे मैंने अभी आपको एक लेनदार और एक देनदार के उदाहरण बताए थे, है ना, किसको उदाहरण दिए थे, एक लेनदार था और एक देनदार। लेनदार और देनदार दो व्यक्ति है। लेनदार तो आप हो गए, आप लेनदार हो गए। डूबत ऋण का मतलब क्या होता है, आप लेनदार हो गए और ये देनदार। देनदार ने क्या किया, आपने देनदार को जो पैसे दिए थे, मान लो आपने देनदार को 10,000 रुपये, 10,000 रुपये उधार दिए थे, 10,000 रुपये उधार दिए, है ना।
ये व्यक्ति क्या करा, समय पर पैसे नहीं चुका पाया, या इसके पास पैसे थे ही नहीं, है ना, इसके पास प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी नहीं है, और ये आपके पैसे नहीं दे पाया, नहीं चुका पाया, तो आपके पैसे मतलब डूब गए, सीधी सी बात है। वो क्या कहलाता है, डूबत ऋण कहलाता है। जो देनदार ने आपके पैसे नहीं दिए, डुबा दिए, डूब गए आपके पैसे, डूबत ऋण बैड डेब्ट की श्रेणी में आते हैं, इसे आप बोलते हैं डूबत ऋण। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, प्रमाणक, जिसे आप वाउचर बोलते हैं इंग्लिश में, प्रमाणक, प्रमाणक जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाउचर। आपने वाउचर का नाम सुना होगा। वाउचर क्या होता है, देखिए लेन देन को प्रमाणित करने के लिए लिखित प्रमाण पत्र या प्रपत्र, जो लेन देन को प्रमाणित करने के लिए, देखिए प्रमाणक का मतलब होता है बिल, जिसे सीधी सी बात है बिल। अगर आपके पास कोई दुकान है ना, आपके दुकान के नाम से आपके पास में बिल बुक है, आपने बिल बुक ले रखी हुई है, आपके पास बिल बुक है, उसमें क्या रहता है कि ये लिखित प्रमाण, लेन देन जो भी आपने लेन देन किया है उसका लिखित प्रमाणक रहता है, वाउचर रहता है ना, उसे बोलते हैं प्रमाणक। बिल बुक जिसे आप बोलते हैं उसी को प्रमाणक कहते हैं, कि क्या लेन देन आपने किया हुआ है, किसको माल आपने उधार बेचा हुआ है, किससे माल आपने उधार खरीदा है, सभी के पास में प्रमाणक रहता है जिसमें लेन देन होते हैं, उसे प्रमाणक वाउचर कहते हैं। आगे अगर आप बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, स्थायी संपत्तियाँ। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है स्थायी संपत्तियाँ। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे आपको स्थायी संपत्तियाँ दायित्व के बारे में पता चलता जाएगा, है ना। नेक्स्ट में आपको डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, सारे आपके पास में सारे चैप्टर आएंगे कि डेबिट किसे बोलते हैं, क्रेडिट किसे बोलते हैं, इसमें क्या क्या जनरल प्रविष्टियाँ होती है, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बेसिक दे रहा हूँ, आपके जो लेखांकन का जो परिचय है उसके बारे में बता रहा हूँ कि किसे क्या बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको अकाउंट की परिभाषा, मीनिंग्स उसके समझ में आती चली जाएगी, ठीक है। स्थायी संपत्तियाँ, देखिए स्थायी संपत्तियों का मतलब क्या होता है, आपके पास दे रखा दीर्घकालीन उपयोग के लिए खरीदी गई संपत्तियाँ। दीर्घकालीन क्या शब्द है आपके पास में, स्थायी संपत्ति में क्या है, दीर्घकालीन। दीर्घकालीन, दीर्घकालीन का मतलब होता है लंबे समय के लिए। क्या दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए, लंबे समय। दीर्घकालीन मीन्स लंबे समय, दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए अपनी चीज़ खरीदी, वो स्थायी संपत्तियों में आती है। अब देखिए स्थायी संपत्ति अगर मैं आपको उदाहरण देना चाहूँ तो सबसे पहले देखिए आपने मान लीजिए भवन खरीदा जो आपके लिए स्थायी रहेगा। भवन स्थायी मतलब एक ही स्थान पर रहेगा, स्थायी भवन लिया है ना, जो लंबे समय के लिए आपने खरीदा हुआ है। फर्नीचर हो गया, आपने फर्नीचर भी खरीदा है, लंबे समय के लिए खरीदा है, ये भी आपकी क्या हुई, स्थायी संपत्ति हुई। इसके अलावा बहुत सारे इसके स्थायी संपत्ति के हैं, है ना, जो लंबे दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए देते हैं उसे स्थायी संपत्ति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए भवन हो गया, फर्नीचर हो गया, जो आपने लंबे समय के लिए खरीदा है। भवन खरीदा है उसमें आपने फर्नीचर खरीदा हुआ है, ठीक है। कार खरीदी, कार हो गई आपकी, ये भी क्या लंबे समय के लिए, जो आपकी स्थायी संपत्ति हो गई, ये आपकी संपत्ति है। जरूरी नहीं है कि आपके पास में बहुत सारा नगद पैसा ही होना वही आपकी संपत्ति होती है। भवन भी आपकी संपत्ति है, फर्नीचर भी आपकी संपत्ति है, कार भी आपकी संपत्ति है, जो स्थायी संपत्ति के अंतर्गत आती है। उसके बाद आती है चल संपत्ति। क्या है आपका, चल संपत्ति, ये हो गई आपकी चल संपत्ति। एक स्थायी संपत्ति की अभी बात की थी, है ना, एक चल संपत्ति। स्थायी संपत्ति अगर आपको कहते हैं अचल संपत्ति, दो नाम है इसके, जो भी मैंने बताया था उसको अचल संपत्ति भी बोलते हैं, अचल और स्थायी संपत्ति, है ना, दो संपत्ति होती है, एक अचल संपत्ति, स्थायी संपत्ति। मैं बात कर रहे हैं चल संपत्ति की। चल संपत्ति का मतलब ऐसा होता है, देखिए चल संपत्ति के बारे में आपको अगर आप पढ़ोगे, माल का उत्पादन करने या व्यवसाय के अंतर्गत सेवाओं के संचालन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली संपत्तियाँ, ये क्या कहलाती है, चल संपत्ति के अंतर्गत आती है। चल संपत्ति मतलब क्या, जैसे मान लीजिए चल संपत्ति आपकी दुकान है, ठीक है, आपकी दुकान मान लीजिए थोड़ी देर के लिए फर्नीचर की दुकान है आपकी,
फर्नीचर स्थायी संपत्ति में भी आता है, बट आपके पास फर्नीचर की आपके पास दुकान है, तो ये फर्नीचर आप क्या खरीदते हो, फर्नीचर आपने कहीं से परचेस किया, कहीं से आपने खरीदा, है ना, और आपने उसको बेचने के उद्देश्य से खरीदा हुआ है। किसके उद्देश्य से खरीदा हुआ है, बेचने के उद्देश्य से आपने अगर खरीदा तो चल संपत्ति की आती है। इसके मान लीजिए आप भवन ले लो, है ना, आप भवन बना रहे हो और वो आपका उद्देश्य सिर्फ उसको बेचना है ना, कि आप भवन बना कर उसको बेच रहे हो, ठीक। आपका उद्देश्य क्या है, जैसे आपने फर्नीचर खरीदा, आपका उद्देश्य है बेचना, आपने भवन बनाया, आपका उद्देश्य क्या है, उसको बेचना, ये चल संपत्ति में आती है। स्थायी संपत्ति होने के बाद भी बाकी आपका उद्देश्य क्या है, बेचना। जो दीर्घकालीन मैंने इसके पहले पढ़ाया था वो स्थायी संपत्ति में फर्नीचर भी आता है, भवन भी आता है, लेकिन चल संपत्ति के आपका उद्देश्य होता है कि बेचना, आप इसका व्यापार कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, आपका उद्देश्य फर्नीचर को खरीदना और उसे बेचना, आपका उद्देश्य भवन बनाना और बेचना, ये चल संपत्ति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट, दृश्य संपत्तियां। दृश्य संपत्तियां दृश्य संपत्ति की बात करते हैं। दृश्य संपत्ति में क्या होता है, ऐसी संपत्तियां जिन्हें देखा जा सकता है या स्पर्श किया जा सकता है, जैसे भूमि, भवन, यंत्र, फर्नीचर। दृश्य का मतलब होता है आपके सामने है, आपको दिख रही है, उसे बोलते हैं दृश्य संपत्तियां। ऐसी संपत्तियां जिसे आप देख सकते हो, उसे आप छू भी सकते हो, स्पर्श भी कर सकते हो, ऐसी संपत्तियों को आप क्या बोलते हैं, दृश्य संपत्तियां। दृश्य संपत्ति के अंतर्गत आपके पास एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, भूमि हो गई, भवन हो गए, है ना, भूमि जिसे आप देख सकते हो, इसे छू भी सकते हो। यंत्र, इसे आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। यंत्र, मशीन एक ही शब्द है ना, यंत्र भी उसी बोलते हैं, मशीन भी उसी को बोलते हैं, ठीक है। जिसे आप भूमि को छू सकते हो, देख सकते हो, यंत्रों को भी देख सकते हो, छू सकते हो, ठीक है। फर्नीचर हो गया, फर्नीचर को भी आप देख सकते हो, छू सकते हो, ये इसके एग्जाम्पल है। भवन हो गया, ठीक है। ये दृश्य संपत्ति के अंतर्गत आते हैं, जो आपको दिख रही भी है और आप उसे छू भी सकते हो और उसको स्पर्श भी कर सकते हो, इसे बोलते हैं दृश्य संपत्ति, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अदृश्य संपत्तियां, ठीक। इसका विपरीत अपोजिट अदृश्य संपत्तियां। अदृश्य संपत्तियां, अदृश्य संपत्तियों में क्या रहता है, ठीक है। इसका विपरीत देखिए, अभी दृश्य संपत्ति के बारे में पढ़ा था, जिसे आप देख सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, छू सकते हो उसे, ठीक। जैसे भूमि हो गया, फर्नीचर हो गया, है ना, भवन हो गया, यंत्र हो गया, मशीन हो गई, जिसे आप देख भी सकते थे, छू भी सकते थे। लेकिन अदृश्य का ठीक उसका विपरीत रहता है। ऐसी संपत्तियां जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप छू नहीं सकते, उसको स्पर्श नहीं कर सकते, वो अदृश्य संपत्तियों में आता है। इसके एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक ही एग्जाम्पल देता हूँ, ख्याति। जैसे मान लीजिए ख्याति, ख्याति जिसे इंग्लिश में गुडविल बोलते हैं, गुडविल, है ना, ख्याति। ख्याति आप ना तो उसको देख सकते हो ना उसे आप छू सकते हो। ख्याति मीन्स क्या, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जिसके पास बहुत बड़ा बिजनेस है, जिसका नाम चलता है, फॉर एग्जांपल जिसका नाम चलता है, उसके पास बहुत बड़ा बिजनेस है, जिसका नाम चलता है, दूर दूर उसको पहचानते हैं, ये उसकी ख्याति हो गई। जिसे आप देख नहीं सकते, उसकी ख्याति को नहीं देख सकते, मनुष्य को आप देख सकते हो बट उसकी ख्याति को आप नहीं देख सकते, किसकी ख्याति है ना। बहुत सारे व्यक्तियों का नाम चलता है, अपन ने कभी देखा नहीं, उसे छुआ नहीं है, बट ख्याति ऐसी चीज़ है, गुडविल ऐसी है कि जिसे आप ना तो देख सकते हो ना छू सकते हो। ये क्या है, उसकी मेहनत से, उसके लगन से, उन्होंने क्या कार्य करके जो बनाई है, उसकी ख्याति, उसका नाम, है ना। जिसे आप छू नहीं सकते, उसको देख भी नहीं सकते, ये अदृश्य संपत्ति है। जिसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसमें ख्याति आ गई, है ना, गुडविल जिसे बोलते हैं, ये अदृश्य संपत्ति के अंतर्गत आती है। आगे पॉइंट की बात करते हैं, तरल संपत्ति। तरल,
तरल संपत्तियां। तरल संपत्ति के अंतर्गत आता है ऐसी चल संपत्तियां जो रोकड़ के रूप में हो या जिन्हें शीघ्र ही रोकड़ में बदला जा सकता है, जैसे रोकड़, देनदार, प्राप्ति पत्र, बैंक में रोकड़ आदि। तरल संपत्ति का मतलब ऐसा होता है कि ऐसी संपत्तियां जिसे रोकड़, पैसे के रूप में या रुपए के रूप में बदला जा सकता है, वो तरल संपत्ति कहलाती है। इसका ये मतलब हुआ। क्या तरल संपत्ति? जो शीघ्र ही पैसे में कन्वर्ट हो जाए, पैसे में बदल जाए, उसे आप क्या बोलोगे? तरल संपत्तियां, है ना। आपके पास में मान लीजिए आपने किसी चीज़ का उत्पादन किया, किसी माल का उत्पादन किया और जस्ट उसको आपने बेच दिया, तो काय में कन्वर्ट हो गया? पैसे में कन्वर्ट हो गया, रुपए में कन्वर्ट हो गया। आपने उस चीज़ को बेचने के बाद में आपके पास में क्या आया? पैसा आया, रुपया आया, रोकड़ आई। रोकड़ मीन्स रुपया होता है, पैसा होता है, और रोकड़ शब्द कॉमर्स का रोकड़ है ना। तो आप कन्वर्ट हो गया, आपके पास में तरल संपत्ति में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं तरल संपत्ति। तरल संपत्ति के आपके एग्जाम्पल भी दे रखे आप इसके आपके पास में, है ना, कि तरल संपत्ति जैसे रोकड़ हो गई, देनदार। इसी देनदार का मतलब ये होता है कि वो कर्जदार है। आपने किसी को, देनदार को पैसे उधार दिए हुए हैं, उसने आपको लौटाए, ये तरल संपत्ति का एग्जाम्पल है। तो आपके पास में क्या हुआ? रुपया आया, पैसा आया, ये तरल संपत्ति हो गई। बैंक में रोकड़ मतलब बैंक में आपका पैसा जमा है, बैंक के पास में आपका पैसा जमा है, ये तरल संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। आगे अगर बात करें, तरल संपत्ति के बाद में आता है चल दायित्व। चल मतलब चालू दायित्व। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चल दायित्व। चल दायित्व मतलब चालू दायित्व, स्थायी नहीं है, चल है। ऐसे दायित्व जो 1 वर्ष के भीतर चुकाए जाने हो। चल दायित्व का मतलब ये होता है, देखिए, दीर्घकालीन का मतलब ये होता है कि लंबे समय के लिए, और चल दायित्व का मतलब ये होता है, ये ऐसे दायित्व होते हैं जैसे आपको 1 वर्ष के अंदर अंदर चुकाना पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने 1 फरवरी को 10,000 रुपये उधार लिए, है ना। आपने 1 फरवरी को 10,000 रुपये उधार लिए। कितने पैसे उधार लिए? 1 फरवरी को आपने 10,000 रुपये उधार लिए। आपको ये 10,000 रुपये 1 वर्ष के भीतर चुकाना है, उसे आप क्या कहोगे? चल दायित्व बोलते हैं। 1 वर्ष से ज़्यादा समय नहीं, 1 वर्ष के अगर बाद चुका है तो लंबे समय के लिए हो जाता है, दीर्घकालीन हो जाता है। बट आपको चल दायित्व में ऐसे दायित्व होते हैं जो 10,000 रुपये आपने उधार किसी से लिए, आपको 1 साल के भीतर वापस लौटाना रहते हैं, उसे बोलते हैं चल दायित्व। इसके बाद दीर्घकालीन दायित्व होते हैं जो मैं आपको कल बताऊंगा। बट आपको एक बार मैं और बोल रहा हूँ कि आपके पास में नीचे प्रारंभिक दिया हुआ है, 1.1 प्रारंभिक दे रखा हुआ है, 1.2 में अर्थ एवं परिभाषा दे रखी है उसकी ना। उसके बाद में लेखांकन प्रक्रिया की अवस्थाएं दे रखी, इसकी 8 स्टेज दे रखी है, आपको 8 प्रोसीजर्स दे रखी हुई है अकाउंटिंग की, है ना। ये आपको 8 पढ़ना है ना। एक तो आपको प्रारंभिक पढ़ना है कि इसका प्रारंभिक क्या है, लेखांकन का अर्थ एवं परिभाषा क्या है, इसकी कितनी अवस्थाएं होती है, इसके 8 अवस्थाएं दे रखी है आपको। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको पढ़ना है। और कोई डाउट्स हो तो मुझे बताइएगा।